अच्छा, हम बात कर रहे थे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की। तो मैं बता रहा था थ्रेड स्पेसिफिक डेटा, यानी कि आप एपीआई के थ्रू आप ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा डेटा क्रिएट करेंगे तो थ्रेड से स्पेसिफिक होगा। इस एपीआई के थ्रू आप ऐसा डेटा क्रिएट करेंगे जो उस थ्रेड के स्पेसिफिक होगा, और ज़ाहिर है उसमें ऐसे वेरिएबल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काम एपीआई के थ्रू पॉसिबल है। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर ये देख लें। अब यहाँ पर 3 थ्रेड्स बनाए हुए हैं, एक थ्रेड 1, एक थ्रेड 2, एक थ्रेड 3। थ्रेड 1 को एक वेरिएबल बनाया बफर पीटीआर के जरिए। जरा बफर पीटीआर के जरिए थ्रेड 1 अपना डेटा बफर में रख पाएगा। ये डेटा जो है ये थ्रेड 1 का है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसकी इसकी स्पेस एलोकेशन होगी। एक फंक्शन है एम लॉक का, मेमोरी एलोकेशन के नाम से फंक्शन में मौजूद है सी के अंदर। ये करता यही है कि हर थ्रेड के लिए अलग मेमोरी एलोकेट करता है। हर थ्रेड के लिए मेमोरी अलग अलग एलोकेट करता है। उस थ्रेड से रिलेटेड जो भी डेटा है वो उस मेमोरी के अंदर जाके सेव होगा। तो वेरिएबल एक ही है बफर पीटीआर। देखो वेरिएबल एक ही है तीनों में, लेकिन इस तीनों के जो जो वेरिएबल है बफर पीटीआर, वो तीनों का अलग अलग डेटा बफर में रखवा रहा है। तीनों का अलग अलग डेटा मेमोरी के अंदर बफर के अंदर रखवा रहा है। और जो फंक्शन इसके लिए यूज होता है वो मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है। तो इस फंक्शन के जरिए फायदा क्या होता है, ये थ्रेड स्पेसिफिक डेटा होता है। ठीक है, थ्रेड स्पेसिफिक डेटा क्या मतलब कि हर डेटा जो है वो, हर थ्रेड का डेटा अलग से मेमोरी के अंदर मेंटेन हो रहा होगा। तो ये जो है वो, इसके ज़रिए से जो है वो अलग अलग थ्रेड की वैल्यू को जो है वो मेंटेन रखा जाता है। अलग अलग वेरिएबल्स जो है थ्रेड्स के क्रिएट मतलब कंसिडर होते हैं। तो ये जो है आपने किया है एम एलोकेट का फंक्शन यूज़ किया है, एम एलोक का, मेमोरी एलोकेशन का। ये थ्रेड के डेटा को, स्पेसिफिक डेटा को रखवाने के लिए मेमोरी में यूज़ होता है एम एलोक। हो सकता है लैब में आपने यूज़ किया हो थ्रेड के लैब। अच्छा जी, अब तो थ्रेड स्पेसिफिक डेटा जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि वो थ्रेड स्पेसिफिक डेटा क्रिएट भी होता है, डिलीट भी होता है, ठीक है। और कोई भी वैल्यू थ्रेड स्पेसिफिक डेटा के अंदर हम रखवा सकते हैं। अच्छा, सिंगल थ्रेडेड टू मल्टी थ्रेडेड, यानी कि अगर आपका एक प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है आपका जैसे कि सिंगल थ्रेडेड है, और आप चाह रहे हैं उसको मल्टी थ्रेडेड बनाना, तो उसको सिंगल थ्रेडेड से मल्टी थ्रेडेड बनाने में हमें क्या क्या, किन बातों का ख्याल रखना है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, मेनी प्रोग्राम्स आर रिटन एज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो सिंगल थ्रेडेड ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बस एक ही मेन का फंक्शन होता है, और कोई हमने उसमें थ्रेड ज़्यादा बनाए नहीं होते। एक ही थ्रेड, ज़ाहिर है वो मेन का फंक्शन, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है। If we try to convert a single threaded process to a multi-threaded process, we have to be careful about the following. कुछ केयरफुल हमें रहना होगा नीचे दी हुई चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना होगा? द ग्लोबल वेरिएबल्स, जो ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं उनके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को हर थ्रेड यूज करना है, ठीक है। आपके पहले तो एक ही थ्रेड था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आपने 2 3 4 थ्रेड्स बना दिए, और सारे थ्रेड्स वो उन्हीं ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो फिर उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मुसलसल चेंज होती रहेगी, और सारे थ्रेड्स की वैल्यू इससे अफेक्ट होगी। तो इसलिए ग्लोबल वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करोगे उसको ज़रा तरीके से हैंडल करना होगा, अगर आप सिंगल थ्रेड से मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की तरफ अगर जा रहे हो तो। सेकेंड, लाइब्रेरी फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो थ्रेड्स की क्रिएशन के अंदर, वो भी जो है वो बड़े एहतियात से लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करने होंगे, क्योंकि थ्रेड सब साथ चल रहे होते हैं मिलकर। तो ऐसा ना हो कि एक फंक्शन अधूरा रह गया, दूसरा फंक्शन वहीं से चला जहाँ से छोड़ा था, और दूसरा थ्रेड ने दूसरा फंक्शन पूरा किया, पहले थ्रेड ने पहला फंक्शन। एक ही फंक्शन है, एक पार्ट उसका एक थ्रेड चला रहा है, एक पार्ट उसका दूसरा थ्रेड चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको दिखाता हूँ आगे। इन दोनों बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स का, मल्टी थ्रेड, अगर सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम से मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम की तरफ जा रहे हो तो
ग्लोबल वेरिएबल्स का ख्याल रखना है और जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनका भी ख्याल रखना है। अब देखें यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल की अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम सिंगल थ्रेडेड टू मल्टी थ्रेडेड, यानी कि सिंगल थ्रेडेड से मल्टी थ्रेडेड की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाया ग्लोबल वेरिएबल स्टेटस के नाम से, इंटीजर स्टेटस, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसके एक फंक्शन डिक्लेयर किया आपने फंक वन के नाम से, जिसके अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, डॉट डॉट शो कर रहा है, कुछ भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी। फिर नीचे स्टेटस है। स्टेटस क्या है? ये यही वेरिएबल जो ऊपर आपने यूज किया था। इस वेरिएबल की कोई वैल्यू जो है यहाँ पर ये बदल रही है इस फंक्शन के अंदर, और लिखा हुआ डू समथिंग बेस्ड ऑन स्टेटस, कुछ चीज ऐसी चीज हो रही है जो इस वेरिएबल के बिहाफ पे हो रही है। तो ये फंक्शन वन के अंदर काम हो रहा है। फंक्शन टू के अंदर भी कुछ ऐसे ही काम हो रहा है। स्टेटस का वेरिएबल यहाँ भी यूज हो रहा है, और जाहिर है ये वैल्यू भी स्टेटस की वेरिएबल की चेंज कर रहा है। और डू समथिंग बेस्ड ऑन स्टेटस, तो ये भी स्टेटस की वेरिएबल के ऊपर काम कर रहा है। तो आप देखो वेरिएबल एक ही है, लेकिन वो फंक्शन वन में भी यूज हो रहा है और फंक्शन टू में भी यूज हो रहा है। अब ये मेन प्रोग्राम है आपका। ठीक है, मेन प्रोग्राम के अंदर पहले फंक्शन वन कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है शुरू में, वो चलेंगी, फिर फंक्शन वन कॉल हो रहा है और बाद में फंक्शन टू कॉल हो रहा है। तो ये तो था आपका सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। सिंगल थ्रेड का प्रोग्राम का मतलब क्या है? कोई थ्रेड, इसके अंदर बस एक ही थ्रेड है, मेन का थ्रेड, और ये तो चल जाएगा। पहले फंक्शन वन चलेगा, फंक्शन वन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर फंक्शन टू चलेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है। लेकिन जब आप इसी प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडेड बनाओगे, देखो ये अगली स्लाइड में दिखाई आपको, ये अब मल्टी थ्रेडेड हो गया यहाँ पे। अब इस वेरिएबल यहाँ पर इस स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी 60। ठीक है, और फंक्शन वन के अंदर इसको, अब देखो यहाँ पर अगर मेन प्रोग्राम की बात करें, मेन प्रोग्राम की बात करें, अगर हम नीचे देखें आप, तो मेन प्रोग्राम के अंदर पहले थ्रेड क्रिएट हो रहा है फंक्शन वन के नाम से। फंक्शन वन को हम थ्रेड के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, पहले फंक्शन वन थ्रेड में नहीं था, अब फंक्शन वन थ्रेड के अंदर रख रहे हैं। तो एक थ्रेड क्रिएट हो रहा है, उसको हमने फंक्शन वन असाइन कर दिया। दूसरा थ्रेड क्रिएट हो रहा है, उसको हमने फंक्शन टू असाइन कर दिया। अब ये दोनों थ्रेड साथ साथ चलेंगे क्योंकि जाहिर है थ्रेड्स हैं, एक के बाद तो दूसरा नहीं चलेगा बल्कि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो थ्रेड फंक्शन वन में क्या हो रहा है? फंक्शन वन के अंदर स्टेटस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखवाई है? 40। ठीक है, स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू रखवा दी 40। और फंक्शन टू ने क्या क्या किया? देखो स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 60 थी, लेकिन फंक्शन वन ने उसको 40 कर दिया और ये चल ही रहा था। तो ये अभी चल ही रहा था, इसने फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी 40, और ये अभी चल ही रहा था कि इसका जो है टाइम स्लाइस खत्म हो गया इस थ्रेड का, क्योंकि जाहिर है फंक्शन वन तो थ्रेड वन चला रहे हैं ना। एम एल ओ का मतलब है कि इसको इसका स्पेसिफिक डेटा है, स्पेसिफिक थ्रेड जो इसका डेटा है वो अलग मेंटेन हो रहा है, इसका डेटा अलग मेंटेन हो रहा है। तो ये 40 तक था, लेकिन 40 में इसका टाइम स्लाइस खत्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू हो गया। अब ये इसको चलाना शुरू कर देगा फंक्शन टू को, टाइम यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, अब ये चलना शुरू होगा फंक्शन टू। फंक्शन टू तो उसको 60 ले रहा है, ग्लोबल वेरिएबल में 60 था, ये 60 से इसको चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये भी अभी आधा चला था, इसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया, अब ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अब ये तो 40 से ही चल रहा था ना, ये तो 40 कर दिया था इसने, तो ये 40 के साथ तो चल रहा होगा, हालांकि ये 60 कर चुका था, ये 60 के साथ तो चला रहा था। तो यहाँ पर देखो ग्लोबल वेरिएबल का मसला आ गया। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो अगर थ्रेड के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक कोई और वैल्यू रखेगा, दूसरा कोई और वैल्यू रखेगा, फिर टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, पहले थोड़ा सा पहला फंक्शन चलेगा, फिर थोड़ा सा दूसरा फंक्शन चलेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल बीच में जो है चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कराई गई। तो ये जो है इससे होगा क्या? रॉन्ग रिजल्ट आ सकता है, इसे लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉन्ग रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हर फंक्शन में चेंज हो रही है अलग अलग, और चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो हर फंक्शन के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर हो गया ग्लोबल वेरिएबल कैसे मसला पैदा करता है थ्रेड्स के अंदर?
अच्छा, बाकी अब इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें जो इसमें कुछ स्लाइड जो है वो हम स्किप करेंगे और कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा पार्ट है और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी जो है वो 3:15 के करीब होने वाला टाइम। अच्छा, इसमें ना अभी आपको आपका जो है वो क्विज ले लेते हैं और क्विज का टाइम आपका जो है वो इंशाल्लाह 3:30 बजे तक करेंगे टाइम, ठीक है? 3:30 बल्कि 3:35 तक कर देंगे, 3:35 तक क्विज का टाइम है। 3:35 पे हम बंद कर देंगे। अभी मैं चूंकि मुझे भी 2-3 मिनट लगेंगे रखने में, तो 3:35 पे क्विज का टाइम खत्म हो जाएगा। LMS पे जाके आप क्विज आपको मिल जाएगा वहाँ पे, थोड़ी देर में आप जाइएगा LMS पे, वहाँ पर क्विज मिल जाएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। 3:35 पे टाइम खत्म हो जाएगा। मैं क्विज स्टार्ट करने के लिए ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ।